नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। 5वें चैप्टर की शुरुआत कर चुके, जिसका नाम है गलता लोहा। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जो इसके लेखक हैं शेखर जोशी, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने कई बातें समझने की कोशिश करी। साथ ही इस कहानी का जो कथानक है और विषय वस्तु है उसके बारे में भी हमने जाना। तो देखिए बच्चों, जब भी हम लोग किसी कहानी को पढ़ेंगे या किसी नाटक को पढ़ेंगे तो जो भी कहानी होती है या जो भी नाटक होता है उसके तत्वों के बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। कहानी या नाटक के तत्व जो हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है किसके बारे में? कथानक के बारे में। कथानक या फिर विषय वस्तु के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो कहानी है ये जातिगत विभाजन पर, यानी कि जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है। और इसके अंदर जो मोहन नामक का जो बालक है, एक ब्राह्मण पुत्र है किंतु निर्धन ब्राह्मण पुत्र है, और वो किस तरह परिस्थितियों के चलते उसका जो जातिगत अभिमान है वो बेईमानी हो जाता है और वो लोहारगिरी का छोटा सा जो काम है उसे भी कितनी कुशलता से वो कर लेता है। इसमें मोहन जो है एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जहां पर समाज के अंदर जाति के आधार पर निर्मित जो झूठा भाईचारा है उसके स्थान पर ये मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता नजर आता है। तो ये सब बातें जो है बच्चों, ये हम लोग कथानक या विषय वस्तु के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो एक लाइन के अंदर अगर हम ध्यान रखें तो जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है ये कहानी जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है, कई कोणों से टिप्पणी करती है। तो ये तो हो गया इसका कथानक और विषय वस्तु। दूसरा जो तत्व होता है बच्चों वह होता है देश काल या वातावरण। तो ये जो कहानी है इस कहानी के अंदर किस परिवेश का, वातावरण का मतलब है परिवेश, देश काल मतलब देश की स्थिति यानी परिस्थिति, देश मतलब वो जो कहानी लिखी गई है वो किस वातावरण के अंदर लिखी गई है, किस परिवेश के अंदर लिखी गई है। तो इस कहानी के अंदर, इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। ये आपको बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं बच्चों अगर इस तरह सीखेंगे। देश काल या वातावरण मतलब इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो पात्र या फिर चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इस कहानी के अंदर जब जातिगत विभाजन की बात हो रही है तो हम लोग ध्यान करेंगे कि यहाँ किस किस जाति की बात हो रही है। तो यहाँ एक ब्राह्मण जाति की बात हो रही है और एक शिल्पकार जाति यानी लोहारगिरी का काम करने वाले लोहार जाति की बात होगी। तो यहाँ इसे हम इसी रूप में पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में 2 नाम आएंगे। एक आएगा ब्राह्मण टोला, क्या नाम आने वाला है? ब्राह्मण टोला। और एक इसके अंदर आएगा बच्चों शिल्पकार टोला। क्या आएगा? शिल्पकार टोला। अब यहाँ पर देखिए इस ब्राह्मण टोले का जो प्रतिनिधित्व करता नजर आता है वो कौन नजर आता है? मोहन। कौन नजर आ रहा है? मोहन। ये जो मोहन है एक ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है लेकिन निर्धन ब्राह्मण पुत्र है। और इस मोहन के पिताजी का नाम है वृद्ध वंशीधर। क्या नाम है? वंशीधर है। और वो वृद्ध हैं इसलिए उनको वृद्ध वंशीधर कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये पुरोहित है। ये क्या है? ये पुरोहिताई करते हैं, पुरोहित है, पंडिताई करते हैं।
पुरोहित का काम करते हैं। और यहीं पर एक नाम निकल कर आएगा कि इनके बिरादरी का एक युवक आएगा बच्चों। कौन आएगा? बिरादरी का युवक। ये जो बिरादरी का युवक है इसका नाम है रमेश। क्या नाम है बच्चों? रमेश नाम है। और ये कहाँ रहता है? ये लखनऊ रहता है। ये कहाँ रहता है? लखनऊ रहता है। और ये एक बाबू है, क्लर्क है ये। क्या है ये? एक बाबू है। अब हम बात करें शिल्पकार टोले के लिए, तो शिल्पकार टोले की अगर हम बात करें तो शिल्प का मतलब ये होता है निर्माण करने वाला, जो नई नई चीज़ों को बनाता है। यानी जो लोहार है वो लोहे को भट्टी में गला करके और चाहे जैसा आकार उसे दे देता है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी नाम है गलता लोहा। यानी कि लोहे को गला कर एक नया आकार उसे दे दिया जाता है कि मोहन जो है अपनी ब्राह्मण जाति का अभिमान को त्याग करके, अपनी ब्राह्मण जाति के अभिमान को छोड़ करके और लोहारगिरी के काम को अपना लेता है और उसे बड़ी कुशलता से, बड़ी लगन और मेहनत से उस काम को करता है। मोहन के अंदर अपने जाति का अभिमान नहीं है, उसके अंदर वो जो लोहारगिरी का काम करने की जो हीन भावना है, यानी छोटा काम करने की जो हीन भावना है, वो भी मोहन के मन में नहीं है। इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो आगे देखिए, शिल्पकार टोले का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है धनराम। और धनराम जो है वो जाति से क्या है? लोहार है। ये क्या है? ये लोहार है। और धनराम के पिताजी का नाम है गंगाराम। क्या नाम है बच्चों? गंगाराम इसके पिताजी का नाम है। और जिस विद्यालय में मोहन और धनराम दोनों पढ़ते हैं, यानी कि गांव के एक विद्यालय में, गांव के विद्यालय में कौन कौन पढ़ते हैं? मोहन भी पढ़ता है। गांव के विद्यालय में कौन पढ़ रहा है? मोहन भी पढ़ रहा है। गांव में एक विद्यालय, उस विद्यालय के अंदर मोहन भी पढ़ता है और धनराम भी पढ़ता है। मोहन भी पढ़ता है और धनराम भी पढ़ता है। और इन दोनों को गणित पढ़ाने वाला एक शिक्षक है जिसका नाम है मास्टर त्रिलोक सिंह। क्या नाम है बच्चों? मास्टर त्रिलोक सिंह। ठीक है। और ये क्या पढ़ाता है? इनको गणित पढ़ाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो वंशीधर हैं ये वृद्ध हैं, इसलिए इनको वृद्ध वंशीधर कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं? पुरोहित का काम करते हैं। अब कहानी को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि ये जो कहानी है आप वृद्ध वंशीधर से शुरुआत कर सकते हैं कि वंशीधर ने अपने पूरे जीवन काल में पुरोहिताई का काम किया है। पंडिताई का काम क्या है? मतलब गांव के अंदर जब भी कोई हवन कराना हो, कोई भी पूजा पाठ करानी हो, रुद्री पाठ कराना हो, रामायण पाठ करवाना हो, भगवत गीता का भजन गवाना हो, यानी कि घर के अंदर कोई भी उत्सव कार्यक्रम होता है तो उसका जो मुहूर्त है या जो उसका पूजा विधान है वो सारा काम करने का कार्य किसका था? पंडित जी का था, वंशीधर का काम था। तो वंशीधर जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो पुरोहिताई का काम करना उनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वह अपने बच्चे, अपने बेटे मोहन से कहता है कि आज मुझे गणनाथ जाकर के और जो चंद्रदत्त जी हैं उनके यहाँ मुझे रुद्री पाठ करके आना था, लेकिन ये 2 मील की चढ़ाई है और इतना लंबा पैदल रास्ता अब मेरे चलना बस की नहीं है, मैं वृद्ध हो चुका हूं। जैसे वंशीधर ने ये बात अपने बेटे मोहन से सहायता मांगने के लिए कही गई हो, लेकिन जो मोहन है वो अपने पिता वंशीधर की तरह पुरोहिताई का काम करना नहीं जानता, उसके अंदर उस तरह की गति नहीं है पूजा पाठ करने की, इसलिए वह अपने पिता का आशय ना समझाओ ऐसा नहीं है, लेकिन अपने पिता की कोई सहायता भी नहीं कर सकता, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और घर के अंदर जो हंसुए मतलब दरातियाँ रखी होती है, घर के अंदर क्या रखी होती है बच्चों? दरातियाँ रखी रहती है। उन दरातियों को देखता है
सोचता है कि खेत के किनारे किनारे जो झाड़ियां उगी आई हैं, उन झाड़ियों को काट कर छांट कर वहां से सफाई करके मैं अपने पिता की कुछ तो मदद करूं। लेकिन जब वो दरातियां देखता है तो उन दरातियों की जो धार है वो कुंद हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है बच्चों? कुंद हो चुकी है, और उनमें धार लगाने के लिए वो दरातियां लेकर के चलता है। तो मैं आपको ये स्टोरी पूरी ढंग से अच्छे से सुनाऊंगा। यहां पर पहले हम पात्रों के बारे में वर्णन कर रहे थे बच्चों, तो ये मास्टर त्रिलोक सिंह की बात होगी। पूरे कहानी को एक समझने की कोशिश करो, एक कल्पना करो क्या माहौल है, गांव का माहौल है। गांव के अंदर एक पंडित जी है, पंडित जी की वेशभूषा कैसी होती होगी, पंडित जी का काम क्या है? जगह जगह जाकर यजमानों के जाकर के मिलना, वहाँ उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, यही काम होता है, ठीक है। और जो मोहन है वो भी पंडित है, ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन कैसा? ग्रामीण गांव के अंदर गरीब ब्राह्मण है, पढ़ने में होशियार है। मोहन जो है पढ़ने में होशियार है, कुशाग्र बुद्धि का इंटेलिजेंट बालक है। गांव के अंदर जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में ये जाता है, उस विद्यालय के अंदर जो भी प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना का पहला स्वर ये मोहन ही गाता है। ये पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है और गाने में भी इंटेलिजेंट है। इसी के लिए हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बात करेंगे भाषा शैली की। किसकी बात करेंगे? भाषा शैली की। तो इसकी जो भाषा शैली है बच्चों वो कैसी है? सरल है, सरस है, सुबोध है एवं प्रवाहमयी है। क्या है बच्चों? प्रवाहमयी है, यानी प्रवाह से यहाँ ये बातचीत सरल, सरस, सुबोध एवं प्रवाहमयी है, ये इसकी भाषा शैली है। फिर अगर हम बात करें 5वें नंबर पर तो वह होती है वेशभूषा। तो वेशभूषा जो है, अब ग्रामीण से जुड़ी हुई एक कहानी है, तो इनकी जो वेशभूषा होगी वो कैसी होगी? ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होगी। इस तरह से आप कहानी को पढ़ना सीखिए। फिर हम बात करेंगे इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य है कि जातीय अभिमान की चिंता ना करके, जातीय अभिमान की चिंता न करके, जातीय अभिमान की चिंता ना करके छोटे काम करने की हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। चिंता न करके छोटे काम करने में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जीवन के अंदर पता नहीं परिस्थितियां कब कैसी क्या हो जाती हैं। हमें अपनी जाति का जो अभिमान है उसे हमेशा नहीं रखना चाहिए। कई बार हम अपने जातिगत अभिमान की वजह से किसी छोटे काम को नहीं अपना पाते और हमारे घर की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत गरीब स्थिति हो जाती है। कोई भी जात वाला व्यक्ति हमारे घर में मदद करने नहीं आता है। हम ऊंची जात में पैदा होने का भ्रम पाल के रखते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये कोई छोटा काम करने के लिए हुआ हूँ क्या? ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर हम अपनी इच्छा से किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को करने में कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी का जो उद्देश्य है वो यही बताना है। इस कहानी से हमें शिक्षा जो मिलेगी वो भी यही मिलेगी कि हमें अपने जातिगत अभिमान की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और छोटा काम करने में हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी पूरे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इस कहानी को आपके सामने सुनाने वाला हूँ। एक एक दृश्य हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रजिस्टर में ये सारी बातें आप एज इट इज़ लिख लीजिए ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कभी पढ़ना पड़ेगा तो आप आराम से इस कहानी का जो दोहरान है, रिवीजन है, वो आसानी से कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को इस कहानी का जो है शुरुआत करता हूँ, इस कहानी को सुनाना शुरू करता हूँ। देखिए, कहानी जो है एक तरह से फ्लैशबैक में जाएगी।
मोहन जो है शहर से अपनी पढ़ाई कर कुरा के आ गया है, लेकिन कुछ खास बना नहीं। तो ये शुरुआत हम करते हैं, यहीं से शुरुआत होगी कि आज रोजाना की तरह ही जो वृद्ध वंशीधर हैं वो उठे, उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे अपने पुत्र मोहन से वो सहायता पाना चाहते हों। उनसे कहते हैं कि आज मुझे गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ मुझे रुद्री पाठ करने जाना था, लेकिन अब ये 2 मील की चढ़ाई है, मुझे तो अब मुश्किल ही लगता है मैं वहाँ जा पाऊँगा, क्योंकि बुढ़ापे का ये कमज़ोर शरीर है, अब इतनी दूर पैदल चल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये बात वो अपने पुत्र मोहन से मानो सहायता पाने के लिए कही है, लेकिन मोहन जो है अपने पिता की इन बातों का आज से ना समझता हो, ऐसा नहीं था। किंतु जो मोहन है वो पंडित जी की तरह पूजा पाठ क्रिया कर्म ये करना वो जानता नहीं है, इसलिए अपने पिता की बातों को सुन करके भी वो अनसुना कर देता है। लेकिन अपने पिता की कोई मदद ना कर सके ऐसा भी नहीं है, तो वो सोचता है कि खेत के अंदर जो झाड़ियाँ उगाई हैं उनको मैं काट छांट करके अपने पिता की कुछ मदद कर दूं। तो घर के अंदर जो हंसुए मतलब दराती, हंसुए का मतलब क्या होता है बच्चों, दरातियाँ निकालता है। लेकिन जब दरातियों के ऊपर वो हाथ फेर कर देखता है तो उनकी जो धार है वो कुंद हो चुकी थी, उनके अंदर धार नहीं थी। तो उन दरातियों को लेकर वो गांव की ओर चलता है। उसके पैर अनायास ही उस ओर मुड़ जाते हैं जिस ओर से आते जाते कई बार उसे निहाई क्या होती है कि जब लोहार होते हैं, लोहारों के पास एक मुड्डी सी टाइप लोहे की होती है जिसके ऊपर लोहा रख के वो कूटते हैं सिंडासी से पकड़ करके, तो वो निहाई होती है। निहाई और हथेड़े की जो अनुगूंज है वो उसके कानों में कहीं शेष थी, क्योंकि आते जाते वो आवाज़ सुन रहा था। अनायास ही मोहन के जो पैर हैं वो धनराम के ऑफर की ओर मुड़ जाते हैं। ऑफर का मतलब होता है कि वह जगह है जहां पर धनराम अपने लोहारगिरी का काम करता था, यानी उसकी दुकान हो गई। तो धनराम ऑफर की तरफ उसके पैर अनायास ही मुड़ जाते हैं। धनराम के ऑफर में जो मोहन है वो पहुंच जाता है। अब ध्यान से समझिए सीन क्या है बच्चों, कि यहाँ ये जो धनराम है इसके ऑफर पर कौन आ गया है, मोहन आ गया है। और मोहन यहाँ पर आकर के एक कनस्तर के ऊपर क्या हो गया, बैठ गया है। एक कनस्तर के ऊपर आकर के बैठ गया और आकर के उसने धनराम को क्या दे दिए, दरातियाँ दे दिए धार लगानी। अब जो धनराम है वो कहता है कि आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई, आप किसी से कहलवा देते, मैं स्वयं ही दरातियाँ लेने के लिए आ जाता। क्यों, गांव के अंदर ये परंपरा थी कि जो ब्राह्मण टोले के लोग होते थे वो कभी भी शिल्पकार टोले के अंदर नहीं जाते थे। अगर कोई काम होता भी था तो वो खड़े खड़े ही निपटा लेते थे। जो शिल्पकार टोले के लोग थे उन्हें बैठने का आग्रह नहीं करते थे। मतलब जातिगत विभाजन चल रहा है ना, तो जाति के आधार पर ये अपने आप को छोटी जाति का मानते और ब्राह्मणों को बड़ी जाति का। इसलिए ब्राह्मणों टोले के लोगों को कभी भी वो अपने ऑफर में बैठने के लिए आग्रह नहीं करते थे। लेकिन मोहन का जो इस तरह से धनराम के ऑफर में आना और कनस्तर पर बैठना धनराम को मन ही मन में बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा होता है। किंतु धनराम जो है अपने काम में मग्न रहता है, काम करता रहता है, उसे दरातियाँ देता है। और तभी मोहन और धनराम जो है अपने बचपन की यादें याद करते हैं, अपने बचपन की बातों में खो जाते हैं। धनराम से मोहन पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो मर गए होंगे ना। बोला कि हाँ लला, क्या मास्टाब थे, अंतिम समय तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहा, अभी पिछले साल ही मरे हैं। कौन पूछ रहा है, मोहन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, धनराम से पूछ रहा है। क्यों, मोहन जो है अब शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा है। इसकी कहानी अभी सुनाएंगे, फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी। तो मोहन जो है धनराम से पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह कैसे हैं।
तो वो कहता है कि अभी पिछले साल ही मरे हैं। मास्टर साहब भी क्या आदमी थे। जैसे ही गोपाल की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर और विद्यालय की चार दीवारी में प्रवेश करते थे तो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको सांप सूंघ जाता था और आकर के कड़कदार आवाज में पूछते थे, क्या तुमने प्रार्थना कर ली? जबकि उसे मालूम था अगर प्रार्थना कर ली होती तो प्रार्थना का जो स्वर है वो गोपाल की दुकान तक पहुंच चुका होता, लेकिन फिर भी वो पूछते थे। फिर उनका दूसरा सवाल होता था, क्या मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो है उनका चहेता शिष्य था मोहन जो है एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था, जो पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। गाने में भी उसका मुकाबला नहीं था। मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मोहन को स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और सुबह सुबह जब प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना का जो पहला स्वर है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, का जो पहला स्वर है वो मोहन ही गाकर सुनाता था। मास्टर त्रिलोक सिंह जी का एक अजीब सा नियम था। वो कक्षा के अंदर कोई सवाल पूछते थे और जब वो किसी बच्चे जो है उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे तो वही सवाल वो मोहन से भी पूछते थे और मोहन जो है उस सवाल का ठीक ठाक जवाब देकर और मास्टर त्रिलोक सिंह को क्या कर देते, संतुष्ट कर देते थे। फिर जिन बच्चों ने सवाल का जवाब नहीं दिया उनको दंड देने का काम वो मोहन को देते। इस तरह मोहन ने कई बार धनराम के जो कान हैं वो पकड़े और उससे उठक बैठक लगवाई। मास्टर त्रिलोक सिंह का ये नियम था कि जो दंड पाने वाला बालक होता था उसी से वो छड़ी का चुनाव भी करवाते थे, उससे ही वो छड़ी लाने के लिए कहते थे। अब जाहिर है कि बलि का बकरा जो है वो अपने से ज़्यादा मास्टर की संतुष्टि का ध्यान रखता था, इसलिए वो छड़ी लाते समय ऐसे चुनाव करता था जैसे वो छड़ी स्वयं के लिए नहीं ला रहा है बल्कि किसी अन्य के लिए ला रहा है। तो वहाँ पर वो छड़ी लेकर आता था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो है धनराम जैसे मंद बुद्धि बच्चों के ऊपर कम ही ध्यान देते थे, क्योंकि धनराम जो है पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था, उसके ऊपर कभी कभार ध्यान दिया करते थे। एक दिन पूछ लिया, क्यों रे धनवा, तेरे का पहाड़ा तो सुना? तो धनराम ने 12 तक के पहाड़े तो किसी तरह याद कर लिए थे, लेकिन तेरे का जो पहाड़ा था वो उसके लिए पहाड़ बन गया था। धनराम ने सुनाना शुरू किया, तेरे कम तेरे, तेरे दूनी 24। सटाक एक जोरदार उसके पड़ा और उससे कहा कि जा एक संटी तोड़ कर लेकर आ, फिर तुझे मैं तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो इस तरह से वो छड़ी लाने का चुनाव दंडित करने वाले बालक से ही मंगवाते थे। छुट्टी में फिर वापिस से उससे तेरे का पहाड़ा सुना। उसने पूरे दिन तेरे का पहाड़ा घोटा लगाया, रटा, याद करा, लेकिन उसे याद नहीं हुआ। छुट्टी के वक्त जो है मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से फिर पूछा कि तेरे का पहाड़ा सुना? तो उसने तीसरे स्तर तक आते आते तेरे कम तेरे, तेरे दूनी 26 और तेरे तिया 39 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सुना पाया। इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने छड़ी का इस्तेमाल नहीं करा बल्कि जबान के चाबुक का इस्तेमाल करा। इसका मतलब है कि इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को छड़ी से नहीं पीटा बल्कि अपनी जबान के व्यंग बाणों से उसे पीड़ित किया। क्या बोला? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें? अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मास्टर त्रिलोक सिंह के जो कथन हैं वो किसी तरह से भी उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी छात्र से अगर ये कहा जाए कि तेरा काम तो लोहार का है, लोहारगिरी का काम है, तेरे लिए पढ़ने लिखना तेरे बस की बात नहीं है, ये ले दरातियाँ और इन पे कल धार लगा के ले आना। उसे 4-5 दरातियाँ दे देता है और कहता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इस बात से धनराम ने सचमुच ये मान लिया कि पढ़ने लिखने का काम उसका नहीं है
और वो घर पर अपने पिताजी गंगाराम से लोहारगिरी का काम सीखना आरंभ कर देता है। तो इस तरह धनराम जो है एक साथ 2 विद्याएं सीख रहा था। विद्यालय के अंदर वो गणित की पढ़ाई सीख रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, और घर के अंदर वो लोहारगिरी का काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों ही शिक्षाओं में अंतर किस चीज़ का है कि विद्यालय के अंदर जब उससे कोई गलती होती थी तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसे छड़ी का चुनाव करने का अवसर देते थे, किंतु घर पर अगर उससे कोई गलती होती थी तो पिता गंगाराम के हाथ में जो भी लगता था हत्ता छड़, उसी से उसका प्रसाद दे देते थे। ठीक है ना। तो यहाँ एक साथ 2 शिक्षाएं चल रही। तो कई तरह के क्वेश्चन आ गए हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इस व्यंग्य उक्ति से धनराम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या एक शिक्षक के ये वाक्य आपको उचित लगते हैं, ये ध्यान रखना है। धनराम के जीवन में एक साथ 2 शिक्षाएं चल रही थी। कैसे? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता है। धनराम ये मानता है कि मोहन जो है एक ब्राह्मण जाति का बालक है और पढ़ना लिखना उसका काम है। मोहन कई बार उसके कान ऐंठता है, उसे उठक बैठक लगवाता है, उसे दंड देता है, लेकिन फिर भी धनराम के मन में मोहन के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं आता है, क्योंकि मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन के बारे में हमेशा कहते थे कि ये एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगा और कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। धनराम को किसी तरह इन बातों पर संदेह नहीं था, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम ही है ब्राह्मणों का, इसलिए वह उससे कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखता था। प्राइमरी स्कूल को पास करते करते मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को कुछ हद तक सही भी कर दिया, क्योंकि उसे छात्रवृत्ति मिल गई थी। केवल प्राइमरी तक पढ़ाई वहाँ पर थी, आगे की पढ़ाई के लिए गांव से दूर 4 मील दूर जाना पड़ता था। 2 मील की लंबी खड़ी चढ़ाई थी और बीच में एक नदी पड़ती थी। बारिश के दिनों में वो नदी भर जाती थी, लेकिन बारिश के दिनों के अलावा जब पानी उतार पर होता था तो लोग वहाँ से आते जाते थे। वंशीधर ने मोहन के पढ़ने की व्यवस्था गांव में एक यजमान के घर कर दी, किंतु एक दिन क्या घटना होती है कि नदी उतार पर थी, ये नदी को पार कर रहे थे, लेकिन पहाड़ी के उस तरफ अचानक बारिश होने से जो नदी का बहाव तेज हो गया, तो वहाँ पर मोहन जो है बहता बहता बच गया। वृद्ध वंशीधर जी को बड़ा दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने मोहन को वहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा। वंशीधर इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि आगे की पढ़ाई में अपने बेटे की कैसे कराऊं। उन्हीं दिनों छुट्टियों में इनकी बिरादरी का एक युवक है रमेश, वो लखनऊ से गांव में आया हुआ था। वृद्ध वंशीधर ने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई के संदर्भ में रमेश के सामने बातें रखी, तो रमेश ने उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहा कि मैं इसे अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा और वहीं पर इसकी पढ़ाई करवा दूंगा। इस बात से वंशीधर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बिरादरी वालों का यही तो सहारा होता है, कि बिरादरी वालों का यही तो सहारा होता है कि वो मुसीबत के वक्त में काम आए और किसी तरह की सहायता करें। रमेश के साथ मोहन लखनऊ चला गया। लखनऊ में मोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वहाँ वह घर की जो 2 औरतें थी उनको चाची और भाभी कहने लगा और घर के छोटे मोटे कामकाज करने लगा, और धीरे धीरे मोहल्ले भर की चाची और भाभी का वो काम करने लगा। हर तरफ से उसे आवाज़ पड़ने लगी, मोहन जरा आलू तो ला दे, मोहन दूध तो ला दे, मोहन सब्जी तो ला दे। इस तरह मोहन शहर के अंदर एक नौकर की तरह रहने लगा। रमेश भी कभी मोहन को अपनी बिरादरी वाला नहीं बताता था और उसे घर के अंदर एक नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं देता था। किसी तरह मान मनुहार करने पर उसे शहर के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मोहन वहाँ पढ़ाई करता, किसी तरह 8वीं तक की पढ़ाई कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाता है। आगे की पढ़ाई के पक्ष में
रमेश और उसके घर वाले नहीं थे। पास में एक तकनीकी विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया जाता है। इधर गांव में वंशीधर अपने मोहन बेटे के बारे में सोच सोच करके खुश हो रहे होते हैं कि एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनकर आएगा और मेरा और इस गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव का ये होनहार बालक शहर के अंदर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता है और अपनी पढ़ाई समाप्त करके जब गांव में आता है और जब मोहन के बारे में वंशीधर को पता लगता है तो उसे बड़ा दुख होता है। सारे सपने धूमिल हो जाते हैं और वो कुछ बड़ा अधिकारी नहीं बन पाता है, बल्कि तकनीकी शिक्षा सीखकर और वो इस तरह की तकनीकी काम को वो सीख जाता है। तो आज सुबह जब मोहन के सामने पिता ने ये बातें रखी तो इसलिए वो दरातियां लेकर कहाँ गया है, गांव में। तो कहने का मतलब बच्चों कि मोहन की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आया, मोहन की ज़िंदगी में कब कब नया मोड़ आया। जीवन के अंदर उसने प्राइमरी सेक्शन पास करी, गांव में गया, गांव से फिर वो शहर गया, शहर के अंदर भी तकनीकी विद्यालय में गया। किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए, उन चीज़ों को लेकर आप देखिए किस तरह उसकी मानसिकता में बदलाव आया। उसने पुरोहिताई का काम छोड़कर और एक तरह से लोहारगिरी का काम वो करने लगा। यहाँ धनराम के ऑफर पर बैठा हुआ है। धनराम जो है एक लोहे की छड़ को गोल आकार देने की कोशिश कर रहा है, किंतु उससे लोहे की छड़ को गोल आकार नहीं दिया जा रहा है। अचानक से मोहन उसके हाथ से वो छड़ ले लेता है और नपे तुले हाथों से उस पर चोट करता हुआ जाता है और उसे एक सुंदर गोल आकार दे देता है। रमेश यानी कि जो धनराम है उसे मोहन के इस काम पर बड़ा आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण बेटा लोहारगिरी के इस काम को इतनी कुशलता से कैसे कर सकता है। और मोहन भी मानो उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी, वो भी अपनी कारीगरी के लिए मानो कुछ प्रसन्नता का भाव चाहता हो। इस तरह मानो लोहा गल करके और एक नया आकार ले लेता है। उसके जातिगत अभिमान कहीं छूट जाते हैं और वो लोहारगिरी के काम को करने में भी उसके मन में किसी तरह की हीन भावना नहीं है। वो मेहनती है, वो परिश्रमी है और वो अपने काम में मन लगाकर कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये कहानी है बच्चों, गलता लोहा, लोहे को गलाकर जैसे नया आकार दे दिया जाता है, उसी तरह मोहन भी अपने जीवन के अंदर अपने खुद के व्यक्तित्व को, अपने जाति के अभिमान को छोड़कर और किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कहानी की रीडिंग करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये चैप्टर कितना अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो कमेंट बिल्कुल करिएगा बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। जुड़े रहिए इसी तरह। मिलते हैं अगली बार इस कहानी की रीडिंग करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।